तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी फ्री क्लासेस होनी शुरू होगी। फ्री जीएस क्लासेस में बच्चों हम जीएस की जो शुरू कर रहे हैं वो आज हिस्ट्री हम शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? आज हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, जो कि हिस्ट्री में हमारे जो टॉपिक आएंगे वो बेसिकली आप हिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ोगे बच्चों, हिस्ट्री में देखो आपका जो पहला टॉपिक होगा वो प्रागैतिहासिक काल का होगा। प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल। अभी बच्चे जुड़ ही रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखो हम जो मैंने आपको जो बात बताई थी, जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारी हिस्ट्री आज शुरू होगी। जीएस का फ्री कोर्स शुरू हो रहा है। तो बच्चों इस जीएस के फ्री कोर्स में जो आप पढ़ने जाओगे वो सबसे पहले मैं आपको जो तैयारी करवाऊंगा वो हिस्ट्री की तैयारी करवाऊंगा। और हिस्ट्री में जो आप बेसिकली पढ़ोगे, हिस्ट्री में देखो आपके सात सात जो टॉपिक होंगे वो प्राचीन इतिहास में है। ठीक है, और सात ही टॉपिक जो करवाए जाएंगे वो मध्यकालीन भारत में है। और 8 टॉपिक होंगे लगभग वो आधुनिक भारत में होंगे। इन सारे टॉपिक को बच्चों इस तरीके से कवर कराया जाएगा जिस तरीके से आपका सारा सिलेबस, यानी कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पहला जो आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, जो हिस्ट्री पढ़नी हम शुरू करेंगे वो प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। ठीक है, हम क्या शुरू करेंगे? प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। ठीक है, और प्राचीन इतिहास में भी सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक आप समझ ही गए होंगे। अभी तक बच्चे जुड़ रहे हैं, प्रॉब्लम तो यही है। तो ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप सबको पता होगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है जब हम इतिहास पढ़ते हैं, चाहे वो आपने पहले हिस्ट्री पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ठीक है, या फिर आप बिल्कुल नए हो, मैं तो बिल्कुल जीरो से लेकर के चलूंगा ताकि आपको क्लियर होता चला जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि इतिहास होता क्या है? इतिहास होता क्या है? अगर किसी बच्चे को पता है तो वो मेरे को एक बार लिखकर बताए कि इतिहास होता क्या है। जल्दी से बताए इतिहास होता क्या है, कि सर हम इतिहास से ये समझते हैं, मेरे को एक बार बताओ। हाँ बच्चों, ये सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है ये बाइलैंग्वेज होगी बच्चों, बाइलैंग्वेज होगी। अभी हिंदी में पीपीटी बना हुआ है, लेकिन आपको दोनों दोनों लैंग्वेज में समझ आएगा। मैं दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरा है कि हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री जल्दी से बताओ, हिस्ट्री क्या होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। जो बीता हुआ है और याद रखने योग्य हो। बिल्कुल। ये अपना नाम बताइए। आईडी ऋषि, ऋषि आपका नाम है या क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताओ। अच्छा, पास्ट वाला सब इतिहास है, शाबाश। और कोई बच्चा, सिर्फ एक ही बच्चा आंसर देगा क्या? सिर्फ एक ही बच्चा आंसर देगा? बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, मैं अब आपको बताता हूँ। हाँ, भूतकाल की घटना। ठीक है, भूत से कोई डरना नहीं है, वो भूत का मतलब बीता हुआ काल का बताना चाह रही है। बहुत अच्छा प्राचीन। मोहम्मद आरिफ। ओहो, ठीक है मोहम्मद आरिफ, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए देखो, मोहम्मद आरिफ ने कहा है जो बीता हुआ कल है
वही हमारा हिस्ट्री होता है। तो इन्हीं की बात पे गौर करते हुए मैं आगे बताता हूँ। देखो बच्चों, इतिहास से हम क्या समझते हैं? इतिहास जो भी आपका बीता हुआ कल होगा, बीता हुआ कल जो भी है वो आपका इतिहास कहलाता है। जैसे अभी आप 2 दिन पहले नए साल में आप एंटर कर गए, अभी वो 2 दिन बीत गए, 2020 आपके लिए क्या हो गया? वो भी इतिहास हो गया। ठीक है, तो आपका जो भी टाइम बीत रहा है वो क्या है? वो सारा इतिहास है। दिव्या ने भी जवाब दिया, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन और है। जैसे कि आप कह रहे हो कि बीते हुए टाइम के बारे में जानना या पास्ट इवेंट्स जो भी घटनाएं हुई हैं वो पिछले टाइम में, उसको हम पढ़ने को इतिहास कहते हैं। तो जो पीछे जो घटना हो चुकी है उसका पता कैसे चलता है? ऐसा हमें पता कैसे चलता है कि कभी भारत पे अकबर ने भी राज किया? ऐसा पता कैसे चलता है? राजा महाराजाओं के बारे में पता कैसे लगाते हैं हम? क्या तरीका होता है कि हमें उनके बारे में पता चल जाता है? क्योंकि वो तो बीता हुआ है, हमारे पास टाइम मशीन तो है नहीं कि हम जाके देख लेंगे कि हाँ कभी अकबर भी था, बाबर भी था। कैसे पता चलता है बच्चों? आंसर दो। बहुत बढ़िया, कार्बन डेटिंग। प्राची जवाब दे रही है कार्बन डेटिंग। बेटा कार्बन डेटिंग जो होता है वो किसी का टाइम बताने के लिए यूज होता है। जैसे कोई चीज मिली है, किसी की बॉडी मिली है या कोई पत्थर मिला है, वो कितना पुराना है वो कार्बन डेटिंग से पता चलता है। अच्छा, हमारे पूर्वज बताते हैं। और कोई? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, किसी भी राजा वगैरह के बारे में या अपनी कोई भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका पता कैसे चलता है कि भारत में कभी सिंधु घाटी सभ्यता थी, या भारत पर अकबर बाबर ने राज किया है, या मगध जैसा कोई शासन हुआ है, या अशोक जैसा कोई सम्राट हुआ है? कैसे पता चलता है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये था। तो देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। अगर मैं आपको बताऊं थ्रू, हाँ हाँ बिल्कुल, दिव्या नेहा, उनकी बनी हुई कोई ऐसी टेम्पल या इमारत या उनके कोइंस। बहुत अच्छे। देखो बच्चों, बेसिकली हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है। ठीक है, हम टाइम में पीछे कैसे जाते हैं? पीछे जाने के लिए हम कुछ सोर्स, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्रोत, कुछ सोर्सेस का यूज करते हैं। अब वो सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, वो सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। वो कुछ औजार हो सकते हैं जो पुराने टाइम में मिले हैं। ठीक है, वो कुछ किताबें हो सकती हैं। ठीक है, वो सिक्के हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? वो सिक्के हो सकते हैं, वो कुछ इमारतें हो सकती हैं। और उसके साथ साथ बच्चों वो अखबार हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि पुराने इतिहास में क्या हुआ। ठीक है, तो बच्चों उसी के आधार पर हम इतिहास का विभाजन कर देते हैं। जो हमें स्रोत मिलते हैं ना, उसी के आधार पर हम इतिहास का विभाजन करते हैं, इतिहास को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे जो स्रोत मिलते हैं, स्रोत का मतलब जो इंग्लिश का बच्चा वो सोर्सेस यूज करेगा। ठीक है,
सोर्सेज यानी कि जो सोर्स हैं, जो जिनसे हमें जानकारी मिल रही है, जिनसे हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल रही है, उनको हम क्या कहते हैं? सोर्सेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सोर्स के आधार पर हम इतिहास को, हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं कितने भागों में? 3 भागों में हिस्ट्री डिवाइड करी जाती है। ठीक है, पहला जो भाग है वो है प्रोगैतिहासिक काल। इसको क्या कहते हैं? इसको प्री हिस्ट्री भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? प्री हिस्ट्री। ठीक है, इस काल की जानकारी बच्चों बेसिकली किससे मिलती है? इस काल की जो जानकारी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर के औजारों से मिलती है। कैसे मिलती है? पत्थरों से। बस बस बस, अब सही हो गया। तो ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप सबने बिल्कुल सही आंसर दे दिया कि इतिहास क्या होता है, कोई भी बीता हुआ टाइम है वो इतिहास कहलाएगा। ठीक है, इतिहास की हमें जानकारी किससे मिलती है? इतिहास की जानकारी हमें कुछ सोर्सेज से मिलती है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। अब वो स्रोत कुछ भी हो सकते हैं, वो सिक्के हो सकते हैं, कॉइन हो सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी आर्कियोलॉजिकल कोई भी आपको वस्तु मिली है, जैसे कोई वो बर्तन मिले हो, मिट्टी के बर्तन मिले हो, कोई सिक्के मिले हो, कोई मूर्ति मिली हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। जो पीछे मिला है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोर्सेज कहते हैं। उस सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इतिहास को हम कई भागों में डिवाइड। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बच्चों? इतिहास का विभाजन कर देते हैं। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। ठीक है, पहला जो इतिहास का विभाजन स्रोत के आधार पर 3 भागों में किया जाता है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल, और एक होता है बच्चों ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीनों का अंतर क्या है? यहाँ से सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, उसको समझना है। देखो, प्रागैतिहासिक काल जो होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है? उसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। समझ रहे हो आप? ऐसा कोई भी लिखित, ऐसा कोई भी स्रोत नहीं मिलता। स्वाति, एक स्वाति त्यागी नाम की लड़की है, वो प्लीज अपना माइक बंद कर ले। हेलो स्वाति त्यागी, आप प्लीज अपना माइक बंद कर लो बच्चे। ठीक है, तो बच्चों देखो, जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, लिखित साक्ष्य का मतलब है ना तो कोई वहां पर अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन कोई नहीं मिली है, ना ही वहां पर कोई वेद मिले हैं, ना कोई बुक मिली है। सिर्फ जानकारी किससे मिलती है? सिर्फ पत्थरों से मिलती है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री कहते हैं। एक होता है बच्चों आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल में क्या है बच्चों? लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि आप उदाहरण के आधार पर देखोगे, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना, वहां की स्क्रिप्ट तो मिली है, वहां लिपि मिली है, जो बेसिकली वहां के जो सिक्के थे उन पर लिखा हुआ मिला है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, क्योंकि वो सिंबल लैंग्वेज थी। कैसी लैंग्वेज है वो? सिंबल, सिंबल स्क्रिप्ट है। वो चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है बच्चों? चित्रात्मक लिपि। ठीक है, सिंधु घाटी में जो मिली है वो चित्रात्मक लिपि मिली है, इसलिए उसे नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए उस काल को क्या कहते हैं? आग ऐतिहासिक काल कहते हैं। एक होता है बच्चों ऐतिहासिक काल, वो काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य, जिसकी जानकारी हमें लिखित साक्ष्यों से मिलती है, जिसको हम पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आपका वैदिक काल, हमारे 4 वेद हैं, आपको पता है। चारों वेदों को पढ़ा जा सकता है, उनको पढ़ करके हम बता सकते हैं कि भाई हम उस टाइम पर क्या हुआ था। ठीक है, फिर महाजनपद आ गए, अशोक ने अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन बनाने शुरू करवा दिए। ठीक है, तो क्या हुआ? हमें पढ़ने लायक जो मटेरियल मिलने लगा, तो हम उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ इतना था कि हम स्रोतों के आधार पर
तीन भागों में बांट देते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। आगे ऐतिहासिक काल वो होता है बच्चों जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल बच्चों वो होते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। बात करेंगे बच्चों, हमारे जो आगे की टॉपिक की बात करेंगे वो है भारतीय प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इंडियन प्री हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन प्री हिस्ट्री। इसमें कई बार जो क्वेश्चन आता है ना, जो जनरली क्वेश्चन आता है, वो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कई बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, कई सारे एग्जाम में आ जाते हैं कि भारत में जो प्री हिस्ट्री के अध्ययन की शुरुआत किसने की। तो भारत में जो प्रागैतिहासिक काल की अध्ययन की शुरुआत की थी वो किसने की थी? वो रॉबर्ट बोर्सफुट। ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक काल पढ़ना शुरू किसने किया था? वो रॉबर्ट बोर्सफुट द्वारा किया गया था। ठीक है, और एक और बच्चों आपको क्वेश्चन याद रखना है, वो रखना है भारतीय पुरातात्विक विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, जो कई सारी चीजों को ढूंढता है, खुदाई करता है, फिर वहां से जो जानकारी मिलती है वो हम तक पहुंचाता है। ठीक है, आई बात समझ में? उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1861 में। और किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अगर आपको ये बात क्लियर हुई है तो यस लिख करके भेजो, फटाफट यस लिख करके भेजो। ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होती है ना कि आपके सामने स्टूडेंट्स नहीं बैठे हैं तो आप पता नहीं चल पाता कि भाई बच्चों को समझ आ रहा नहीं आ रहा। आई बात समझ में? बिल्कुल दिव्या, आपको इंग्लिश में मिलेगा, ये मटेरियल मिलेगा। अगली जो पीपीटी मैं तैयार करवाऊंगा वो बाईलैंग्वेज करवाऊंगा। ठीक है, ताकि दोनों दोनों लैंग्वेज में आप समझ पाओ। बहुत बढ़िया सिमरन, बहुत बढ़िया। स्वाति बहुत अच्छे। आपको दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन याद रखने हैं? कि अध्ययन की शुरुआत कब की गई और किसने की? अध्ययन की शुरुआत की थी रॉबर्ट बोर्सफुट ने की थी। ठीक है, और भारतीय पुरातात्विक विभाग की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई और किसने की? ये आपको याद रखना है। इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। ठीक है, वैसे मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, उसी ग्रुप में पीपीटी मिल जाएगी। देखो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि चीजों को सेट करने में टाइम लग रहा है। अभी जूम ऐप पर मैं भी नया नया हूं, तो इसको सीखने में, प्रॉपर सीखने में मेरे को भी 1-2 दिन का टाइम लगेगा। फिर हम प्रॉपरली अच्छे से अपनी बातों को कह पाएंगे और आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। इसको क्या कहते हैं? स्टोन एज। तो बताओ, किसी को पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में कुछ पता है तो बताओ, क्या होता है स्टोन एज? किसी को स्टोन एज के बारे में पता है बच्चों? किसी को स्टोन एज के इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टोन? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पाषाण काल के बारे में और किसी को पता है कुछ? शाबाश शाबाश सिमरन, बहुत अच्छे। और कोई बच्चा? When weapon and tools were made of stone of the organic material such as bone, wood। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रबोधिनी, where tools and weapons were used। अरे बहुत अच्छे, बहुत शाबाश शाबाश बच्चों, शानदार आंसर। ठीक है, तो जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं कि आप सबको पता है कि पाषाण काल यानी कि स्टोन एज होता क्या है। तो आप सबको पता है कि बेटा स्टोन एज वो होता है जहां से सिर्फ जो जानकारी मिलती है ना, वो सिर्फ पत्थरों से मिलती है।
ठीक है, जो जानकारी मिलती है वो सिर्फ पत्थरों से मिलती है। उसको हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। और उसको भी बच्चों 3 भागों में बांटा जाता है। हमारा जो स्टोन एज है वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है, अगर ये भी, हाँ, पैलोथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। बहुत अच्छे दिव्या, बहुत अच्छे, गुड। दिव्या सबसे होनहार स्टूडेंट लग रही है मुझे यहाँ पर। सभी अच्छे बच्चे, स्टूडेंट अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि आप अगर चैट में देखोगे तो दिव्या ने भी बताया। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बताऊं तो जो पहला भाग है उसको कहा जाता है बच्चों पूरा पाषाण। ठीक है, जो लगभग आज से 20 लाख वर्ष पहले, कब से, आज से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 वर्ष तक रहा। देखो बच्चों कितना लंबा टाइम था। आज से हम 20 साल से 20 लाख वर्ष पहले से लेके 12,000 वर्ष तक हम कौन से काल में रहे, पूरा पाषाण। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा लंबा टाइम मानव ने किस काल में बिताया, तो वो ये है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पैलोथिक। फिर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में बच्चों जो मानव रहा है वो 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक वो मध्य काल में रहा है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में रहा है। और उसके बाद बच्चों एक आता है नव पाषाण काल। ठीक है, अब तीनों को देखो, तीनों को जो बांटने का कारण बताया गया ना, देखो पहले अगर आप पूरा पाषाण की बात करेंगे तो आदमी ने, मानव ने अपना सबसे ज्यादा टाइम इसी काल में बिताया। उस टाइम वो बिल्कुल टार्जन की तरह था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम वो किस में बिताता है, पूरा पाषाण काल में बिताता है। ठीक है, और इस टाइम क्या था, जो अगर आप देखोगे, जो बेसिकली जो साइज था, जैसे वो जिस भी टूल्स का यूज करता था उसका साइज बड़ा था, है ना। अब इंसान उस टाइम पर बिल्कुल ही एक तरीके से, जैसे हमने गोरिल्ला देखा, टार्जन देखा, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम थे। अपनी रक्षा करने के लिए सिर्फ वो क्या करता था, पत्थरों को उठाता था और उसको मार देता था, या पत्थर से किसी चीज को दबाने या मारने के लिए यूज करता था। उसको कैसे, उसको शार्प कैसे करना, नुकीला कैसे बनाना, उस सब का उसको ज्ञान नहीं था। ठीक है, अगर आप मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट मानव ने करना शुरू किया। उसके मस्तिष्क में थोड़ा सा डेवलपमेंट आया, उसने पत्थर के ही औजार बनाए। लेकिन वो औजार पहले के मुताबिक क्या थे बच्चों, थोड़े छोटे थे और थोड़े शार्प थे। ठीक है, अब वो उनका यूज करने लगा एज अ, जैसे आप चाकू का यूज करते हो ना किसी चीज को काटने के लिए, इस तरीके से उसने पत्थरों का यूज करना शुरू कर दिया। कहां पर, चाकू की तरह या और छोटे छोटे हथियारों की तरह वो मध्य पाषाण काल में यूज करना शुरू किया। फिर बच्चों अगर नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में बच्चों सबसे ज्यादा चेंज आए। सबसे ज्यादा, जैसे तुम होपोसैपियंस का नाम समझते हो ना। जैसे आप बच्चों होमोसैपियंस का नाम समझते हो, सुना होगा आपने, जो एक तर्क, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जिसमें हम भी आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो विकास हुआ वो किसमें हुआ, वो नवपाषाण काल में हुआ। इसमें मानव ने क्या सीखा बच्चों, इसमें मानव ने कृषि करना सीखा। ठीक है, और इसमें निवास में बहुत बड़ा चेंज आया। किसमें चेंज आया, निवास में, रहने में। अगर आप देखोगे पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था, ये तो गुफा में रह रहा है, या फिर पेड़ों पर रह रहा है। ठीक है, इस तरीके से रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ बच्चों, जो मानव ने क्या किया, वो निवास अपना रहना शुरू कर दिया, बस्तियां बनानी शुरू कर दी और घर बनाने शुरू किए। और इसी काल में बच्चों मानव ने पशुपालन भी, एक अच्छी तरीके से पशुपालन, ठीक है, करना शुरू कर दिया था। आई होप यहां तक समझ आया। अगर यहां तक समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना चाहिए। हाँ बच्चों, यहां तक समझ आया तो लिख करके भेजो। शाबाश दिव्या। तो आगे चलते हैं।
देखो बच्चों, अब मैं पूरा पाषाण काल को ही बहुत अच्छे तरीके से एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि आपको पता चल गया होगा पूरा पाषाण का काल क्या रहा। अगर कि कोई आपसे पूछते कि भाई इसका टाइम पीरियड कब तक रहा, तो उसका टाइम पीरियड जो रहा वो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष तक। तो मानव ने अपना सबसे ज्यादा टाइम इसी में ही बिताया। ठीक है। इस वाले काल में मानव ने एक जानवर से एक इंसान की तरफ बदलाव देखे। ठीक है। ज्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस थे। जैसे आप गोरिल्ला से देखते हो, इंसान में काफी ज्यादा चेंजेस हुए। अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इस टाइम में मानव में बहुत सारी चेंजेस आए। जैसे वो 4 पैरों पर चलता था, तो उसने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। ठीक है। चीजों को हाथ में उठाना शुरू किया। पत्थरों का यूज हथियारों की तरह यूज करना शुरू किया। ठीक है। और बच्चों, इस काल की जो मुख्य विशेषता थी, अगर आप इस टाइम की इंपॉर्टेंट चीज देखें, इस टाइम में मानव क्या करता था, तो मानव इस टाइम में आखेटक करता था। आखेटक को क्या कहते हैं? हंट कहते हैं। इस टाइम पे मानव क्या करता था? हंट करता था। हंट समझ आता है? शिकार करता था। शिकार भी किन चीजों को करेगा? देखो, उस टाइम मानव के पास ना तो वेपन्स थे बड़े, ना औजार बड़े थे, तो वो शिकार जो करता था वो छोटे छोटे जानवरों का करता था। जैसे चूहा उसने मार लिया, खरगोश पकड़ लिया। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे जानवरों का वो यूज करता था। एक एक होता है बच्चों, और वो उसके साथ साथ वो क्या करता था? खाद्य संग्रह। इसको कहते हैं फूड गैदरिंग। क्या कहते हैं? फूड गैदरिंग। फूड गैदरिंग। दूसरी चीज बच्चों, वो क्या करता था? फूड गैदर करता था। फूड गैदर करने का मतलब इकट्ठा करना। अब इकट्ठा क्या करेगा वो? जैसे फल उसने इकट्ठे कर लिए, उसने बीज इकट्ठे कर लिए, वो ऐसी छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करता था जिसको वो यूज कर सके। ठीक है। और एक वो करता था बच्चों अपमार्जन। अपमार्जन यानी कि वो स्कैवेंजर था। मतलब अगर आप देखोगे, जैसे कि कोई बड़ा जानवर है, शिकार करने के बाद अपना छोटा अपना अपना कुछ बचा हुआ छोड़ देता है। जैसे इस शेर ने कोई बड़े जानवर को मारा, और उसमें से जो बच गया, जो मांस बच गया, जो मीट बच गया, उसको खा लिया करता था। तो बेसिकली उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था। क्या क्या करता था इस टाइम पे मानव? सिर्फ वो हंट करता था। ठीक है। फूड गैदर करता था। और जो बड़े जानवरों ने जो कोई छोटा जानवर मारा है या जो बचा कुचा मांस है, उसको खा लेता था। इस टाइम पे बच्चों, अगर आप देखोगे, मानव को ना तो पशुपालन का पता था, पशुपालन होता क्या है, और ना ही कृषि का पता था। पशुपालन का बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूरा पाषाण काल यानी कि भाई पैलोथिक एज एरा में क्या मानव को पशुपालन का ज्ञान था? तो नहीं था। ठीक है। इस टाइम पर वो सिर्फ शिकार वगैरह करके अपने जीवन चला रहा था। और बच्चों, इस टाइम के जो औजार थे, औजार जो थे वो क्वार्टजाइट नामक पत्थर से बने होते। तो औजारों का जो साइज था ना बच्चों, वो बड़ा था। औजार क्या थे? उसने पत्थर उठाया, किसी को मार दिया। ठीक है। छोटे पत्थर से किसी चीज को तोड़ दिया। ठीक है। औजारों का साइज बड़ा था। ये भी चीज आपको याद रखनी है। अगर इससे जुड़े देखो क्वेश्चन आंसर, आपका जो क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप भारत में देखोगे, इस काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल अगर आप देखोगे, तो आपको भीमबेटका एक गुफा मिलेगी। कौन सी गुफा? भीमबेटका। ये नाम आपको याद रखना है। जो बच्चों, ये जो गुफा है वो नर्मदा घाटी में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? नर्मदा वैली में। ठीक है। और ये आज के मध्य प्रदेश में है। ठीक है। यहाँ से जो मेन चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर सबसे पहले रहने के साक्ष्य, ये सबसे पहले मानव ने गुफा बनाई थी। और यहाँ पर सबसे पहले शैल चित्र, यानी कि आप देखते हो ना, गुफाओं में जो चित्र बने होते हैं, आदि मानव ने जो चित्र बनाए हुए हैं, वो सबसे पहले कहां पर मिले? वो भीमबेटका में मिले। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो भीमबेटका को आपको किस लिए याद रखना है? कि यहाँ पर सबसे पहले एक तो रहने के साक्ष्य मिले, और यहाँ पर सर्वप्रथम शैल चित्रकारी मिलती है, यानी कि गुफाओं पर जो चित्रकारी की गई है वो मिलती है। और इस टाइम में मानव ने जो सबसे बड़ी चीज खोजी थी, वो बच्चों आग की खोज की थी। देखो, आग की खोज तो कर ली थी उसने, अब किसी भी तरीके से की है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है, प्रॉपरली यूज कैसे करना है, मशाल की तरह कैसे यूज करना है, रोशनी के लिए कैसे यूज करना है, या फिर खाना पकाने के लिए कैसे यूज करना है, वो सारा इसको अभी तक ज्ञान नहीं था। इस वाले टाइम पीरियड में उसको ज्ञान नहीं था। ठीक है। ये बात आपको समझ आई? देखो बच्चों, इस काल में, इस टाइम में मानव जो बेसिकली क्या करता था, इस टाइम में मानव एक तो आखेटक, आखेटक का मतलब होता है हंट।
आखेटक का क्या मतलब होता है? हंट, शिकार करता था इस टाइम, ठीक है। और खाद्य संग्रह का मतलब होता है फूड, फूड गैदर, यानी कि वो फूड को इकट्ठा करता था, जैसे छोटे छोटे बीज हुए, जड़ हुई, ठीक है, उनको खाने के लिए उनको इकट्ठा करता था। अपमार्जन, अपमार्जन का मतलब होता है बच्चों, जो जैसे कोई जानवर शिकार करने के बाद छोड़ देता है ना कुछ मीट या कुछ मांस छोड़ देता है, उसको खाना। क्लियर हुई बात? यही सारी चीज करता था वो। उसको पशुपालन और कृषि का नहीं पता था। खाने के लिए बेसिकली वो क्या था, शिकार पर निर्भर था और पेड़ों वगैरह पर निर्भर था। ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, जल्दी से यस लिख करके भेजो अगर ये बात क्लियर हुई है तो आपको। सिमरन, आया समझ में? ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो चले अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपना चलते हैं। तो बच्चों अगर हम नेक्स्ट अपना देखें तो नेक्स्ट हमारा है मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट हमारा क्या है? मध्य पाषाण काल। देखो इसका इसका अगर आप टाइम देखोगे ना तो ये 12,000 से लेके 10,000 तक रहा, 10,000 वर्ष पूर्व तक रहा। आज से 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक ये रहा टाइम पीरियड अगर आप देखोगे। इसमें मानव क्या करता था? इसमें भी मानव आखेटक यानी कि हंट करता था, इसमें भी फूड गैदर करता था, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आया, इसमें मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बना कि मानव ने पशुपालन किस काल में शुरू किया, तो आप बताओ कि मध्य पाषाण काल में उसने, मध्य पाषाण काल में उसने क्या कर दिया था? मध्य पाषाण काल में उसने पशुपालन शुरू किया। ये आपको याद रखना है। पशुपालन प्रॉपरली पशुपालन यूज नहीं किया, लेकिन उसने सबसे पहले जो जानवर पाला बच्चों वो कुत्ता। कौन सा जानवर सबसे पहले पाला? कुत्ता, डॉग। अच्छा, बच्चे जो जुड़े हुए हैं क्या मेरे को एक चीज का आंसर दे सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले कुत्ता ही क्यों पाला होगा? रीजन क्या है? लिख करके बताओ मुझे फटाफट, ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि पशुपालन करने में सबसे पहले कुत्ते को ही पाला? व्हाट वाज द रीजन? किसी को नहीं पता? डॉग बिना बात बात हराम नहीं करते, मे बी दिस वॉज द रीजन। सॉरी मुझे समझ नहीं आया। डॉग बिना बात, अच्छा हार्म नहीं करते, बिना बात हार्म नहीं करते, बिल्कुल ये भी हो सकता है एक रीजन। देखो बच्चों सिंपल सा रीजन है, आपको पता है सिंपल सा रीजन क्या है? डॉग का नेचुरल बिहेवियर कैसा है? डॉग का नेचुरल बिहेवियर लविंग बिहेवियर है, कभी किसी को बिना वजह नहीं काटते ना। और उस टाइम ह्यूमंस क्या करते थे? ह्यूमन क्या करते थे, जैसे उन्होंने कुछ खाया पिया वो फेंक दिया, वो कुत्ते ने जाकर के उठा लिया, कुत्ते ने जाके उठा लिया, उसको खाया। खाने के बाद पता चल गया कुत्ते को कि हाँ भाई जो डॉग है उसको पता चल गया कि इससे मुझे कुछ खाने की चीजें मिलती है, वो पूंछ हिलाता हिलाता उस मानव के पीछे यानी कि ह्यूमंस के पीछे लग गया। ऐसे वो मानव के साथ रहने लगा। तो यहां से मानव ने, यहां से ह्यूमंस ने क्या सोचा कि मैं फूड को एक जरिया बना करके यानी कि खाने को एक जरिया बना करके मैं एक जानवर को पाल सकता हूं। तो वो क्या करता थे, कुछ खाने का कुछ सामान उनको डाला और उसने कुत्ता पाल लिया। फिर धीरे धीरे उसने कुछ और जानवर पालने शुरू किए होंगे, ठीक है। तो आई बात समझ में? कुत्ता क्यों पहले पाला गया? क्योंकि एक तो वो नेचुरली उसका लविंग बिहेवियर है, वो इंसान के साथ रहना पसंद करता है। दूसरी चीज क्या क्या कर सकता है वो शिकार में हेल्प कर सकता है। जैसे छोटे जानवर को पकड़ना हो शिकार में, जैसे एक पिग वगैरह पकड़ना है तो उसमें हेल्प कर सकता है। दूसरा डॉग क्या कर सकता है, दूसरी हेल्प जो डॉग कर सकता है वो कर सकता है बच्चों सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो कोई बड़ा जानवर आए, कुत्ता भौंक दे तो इंसान भाग जाएगा, बच जाएगा। तो ये मे बी रीजन रहा था। अब बात करते हैं औजार। देखो बच्चों अगर आप पाषाण काल में देखोगे तो बड़े औजार थे, लेकिन इसमें क्या था, मध्य पाषाण काल में जो औजार थे वो छोटे औजार थे,
औजारों का जो साइज था वो छोटा हो गया था, बेसिकली बड़ा नहीं था। इस टाइम पर चाकू की तरह यूज किए जाने वाले पत्थर का यूज होने लगा। ठीक है, अब तीर तीर या धनुष में बनाने वाले आगे जो लगा होता ना एरो, ये बनाए जाने लगे। ठीक है, हड्डियों हड्डियों का यूज किस तरीके से किया जाने लगा, सुई की तरह। अगर आप हड्डी को देखोगे तो हड्डी का एक छोटा सा कांटे का जो यूज किया जाने लगा वो सुई की तरह। तो इसमें जो था औजारों का साइज धीरे धीरे छोटा होने लगा। अच्छा बच्चों, एक बार और समझना है, जैसे जैसे औजारों का साइज छोटा हो रहा है वैसे वैसे इंसान के दिमाग का साइज बढ़ रहा है, यानी कि उसके सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है। आप कब बना पाओगे अच्छे औजार, कब बना पाओगे, जब आप अच्छा सोच पाओगे। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखनी है। अब बात करते हैं बच्चों, देखो जहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सिर्फ स्थल पूछेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो स्थलों से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि किस जगह से क्या मिला है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको इस पर ध्यान देना है। तो अगर आप इसके स्थल देखोगे तो एक उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है चौपानी मांडलो, ये याद रखना है, चौपानी मांडलो। वहां से सबसे पहले मिट्टी के बर्तन मिले। कैसे बर्तन मिले बच्चों, मिट्टी के बर्तन, ये हमें याद रखना है। और एक जगह बागोर जो राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, और आजमगढ़ ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें और क्या था बच्चों, मानव ने इस वाले काल में खोज क्या की, एक तो पशुपालन की खोज की, और उसने आग का सही तरीके से प्रयोग करना सीख लिया। आग का प्रयोग सीख गया वो। आग का प्रयोग यानी कि खाना कैसे बनाना है उस पर, ठीक है, और उसका कैसे यूज करना है। आगे चलते हैं बच्चों, जहां तक समझ आया तो यस लिख करके भेज दो ताकि मुझे तसल्ली रहे, यहां तक समझ आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिमरन। नेहा बहुत बढ़िया। और दिव्या, दिव्या भी जुड़ी हुई है या चली गई दिव्या? दिव्या बताओ समझ आया या नहीं, अगर मीटिंग में हो तुम। बेटा वो आदमगढ़ है, आदमगढ़, आदमगढ़, आजमगढ़ नहीं, आदमगढ़, आदमगढ़। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इस बात की तो तसल्ली है, समझ आया। ऑनलाइन क्लास लेना बच्चों थोड़ा सा ना डिफिकल्टी होता है, डिफिकल्ट ऑफलाइन ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन ऑनलाइन होती है। ठीक है, लेकिन आपको पता है एक नया वेरिएंट आ रहा है कोविड का, फिर से दिल्ली में तो सारी कोचिंग बंद होगी, हमारे जैसे टीचरों का काम बंद हो गया। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहे, आप घर में बैठ के पढ़ लो। ठीक है, अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसके पीछे रीजन कुछ नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि भाई हमारा फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है, हम 1-1.5 घंटा अपना दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस आप पढ़ लें। ठीक है, अगर और किसी को भी नीड है तो वो भी आ जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को, मतलब फ्री की जो चीज है वो ले पाए। यही चीज आपको 4-5 हजार रुपए में मिलेगी, आप ऑफलाइन जाओगे यही चीज पढ़ाते हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हो तो यही कर सकते हो कि और बच्चों की हेल्प करो। अगर आप और बच्चों की हेल्प करोगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी, ग्रुप में और बच्चे जुड़वाओ। ठीक है, ताकि और बच्चे आए, जब ज्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। तो हमारा एक टॉपिक बचता है जिसमें देखो पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, स्टोन एज हमारी 3 भागों में बांटा था हमने, पूरा पाषाण काल, ठीक है, और मध्य पाषाण काल, और एक हमने हमारा लास्ट में जो था वो था नव पाषाण काल। तो हमारा लास्ट बचता बच्चों नव पाषाण काल। तो देख लेते हैं क्या है, ये भी बहुत इजी सा है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है।
ठीक है। देखो जो नवपाषाण काल था उसका टाइम भी सेम ही रहा है, 12,000 से 10,000 को। देखो बच्चों, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना, इंसान ने जो तरक्की की ना, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसको अलग अलग टाइम में बांट पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि इंसान ने पैरेलली यानी कि बराबर एक तरीके से वृद्धि की। कहीं पर लोग पहले सीख गए उस चीज को, कहीं पर पशुपालन करना पहले सीख गए, कहीं पर खेती करना पहले सीख गए, कहीं पर खेती करना बाद में सीखे। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड हमने इतिहासकार सेम ही रखते हैं। ठीक है, अगर आप मध्य पाषाण काल का टाइम देखोगे तो वो भी आज से 12,000 साल से पहले 10,000 साल तक ही रहा है। अगर नवपाषाण काल को देखोगे तो यही रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, अगर आप आज भी देखोगे, आप कितने ज्यादा सिविलाइज हो गए ना, आप एक स्मार्टफोन यूज करते हो, आज मैं ऑनलाइन क्लास ले पा रहा हूँ। क्या आपको पता है आज भी कुछ ट्राइब हैं जो कि जंगलों में अपने जीवन जी रहे हैं? तो क्या हम उन्हें पिछड़ा मान लेंगे? क्या हम उन्हें स्टोन एज में मान लेंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कुछ लोग तो मध्य पाषाण में रह गए, है ना, और कुछ लोग नव पाषाण काल में आ गए, यानी कि उन्होंने जो तरक्की है वो ज्यादा जल्दी कर दी। क्लियर है? ये वाली चीज क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम इसकी विशेषता देखेंगे ना बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा चेंज हुआ, इस चीज को याद रखना, मानव में सबसे ज्यादा जो बदलाव आया ना इसी टाइम पर आया। इस टाइम मानव का जो मस्तिष्क है वो बहुत ज्यादा विकास हो गया था। इसमें मानव ने सबसे पहले कृषि सीखी। क्या सीखी? कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर, और उसने पशुपालन भी सीखा। और पशुपालन यानी कि एक प्रॉपर वे में। मध्य पाषाण काल में सिर्फ कुत्ता पालना सीखा था। इसमें क्या था, उसने वो सारे जानवर पालने शुरू कर दिए जिससे उसको बेनिफिट था। ठीक है, जैसे बकरी हुई, भेड़ हुई, ठीक है, या फिर गाय हुई, गाय हुआ, भैंस हुआ, ये सारी चीज उसने पालनी शुरू कर दी। और बच्चों देखोगे आप, इसी इसी काल में क्या हुआ, इसी काल में मानव ने एक परमानेंट अपना निवास स्थान ढूंढ लिया। अगर आप दोनों काल की जो पिछला हमने पढ़ा उसमें देखोगे, जो मानव रह रहा था या तो वो गुफा में रह रहा है, ठीक है, या फिर वो कहाँ रह रहा है, या फिर वो पेड़ों पर रह रहा है। उसका कोई परमानेंट नहीं रहने का ठिकाना नहीं था, और वो एक बंजारों की टाइप की जिंदगी जीता था। ठीक है, जिसको हम नोमैडिक लाइफ कह देते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है, शिकार करने के लिए जानवरों के पीछे कई कई किलोमीटर चले गए तो अगला डेरा वहीं पर डाल लिया। कोई परमानेंट हाउस नहीं था। लेकिन बच्चों जब उसने खेती करनी शुरू करी, अब मान लो अगर खेती करनी शुरू की तो खेती में क्या लगता है? टाइम लगता है। और उस टाइम के और उस खेती की देखभाल करने के लिए एक जगह क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। तो उस रुकने के कारण मानव ने धीरे धीरे अपने खेतों के पास, जहां पर वो खेती कर रहा था, वहां पर उसने घर बनाने शुरू किए। ठीक है, पहले एक घर बना, दो घर बने, दो तीन घर बने, ऐसे ऐसे धीरे धीरे किस चीज का निवास, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बच्चों बस्तियां बन गई। ठीक है, तो आप देखोगे जो गांव बेसिकली जो बने, जो बस्तियां वो बसी, वो कृषि के कारण बसी, क्योंकि कृषि करने के लिए एक जगह रुकना पड़ता था। बात क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? अगर ये वाली बात क्लियर है तो बता दो मुझे एक बार कि हाँ ये वाला समझ आ गया सर, ये समझ आ गया। ठीक है, कृषि करने के कारण ही बच्चों, खेती करने के कारण ही उसने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था। ये बात क्लियर है तो यस लिख करके भेज दो। बहुत बढ़िया। नहीं गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, अगर बच्चों इस टाइम आप औजार देखोगे, ठीक है, तो इस टाइम जो औजार थे वो स्लेट, स्लेट एक पत्थर होता है। ठीक है, वो पत्थर क्या है? वो नुकीला होता है। अगर आप देखोगे ना, अब गूगल पे एक बार सर्च करना स्लेट, स्लेट के जो पत्थर होंगे उनका यूज करना शुरू किया। ठीक है, उससे औजार बनाने शुरू कर दिए। औजार पहले की तुलना में बेहतर थे। ठीक है, हड्डियों की सुई की, हड्डियों हड्डियों का उसने प्रयोग किया सुई की तरह। अगर आप छोटी छोटी हड्डियां देखोगे, जैसे मछली के छोटे छोटे कांटे होते हैं, उनका उसने सुई की तरह यूज करना शुरू कर दिया। कपड़े सीलने के लिए जो भी वो पहनता था उस टाइम, उसका यूज कर दिया उसने। और बेटा हास्य का प्रयोग किया उसने।
हाशिए का मतलब होता है जो फसल काटने के लिए जो चीज यूज होती है ना, उसको हाशिया कहते हैं। ठीक है, आम लैंग्वेज में उसको दरांती भी कहते हैं, जो इस तरीके से बनी होती है। अगर मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाऊं, हाशिया कुछ बच्चों इस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसने इस टाइम पर दरांती का भी यूज करना शुरू कर दिया, जो फसल काटने के लिए यूज होता था। ठीक है, अगर बच्चों इस टाइम उसने खोज की बात करें तो कौन कौन सी खोज की उसने? कृषि की खोज की, पशुपालन की खोज की, स्थायी निवास की खोज की, और इसी टाइम पर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहिया, पहिए की खोज भी उसने कब की? नवपाषाण काल में ही उसने पहिए की खोज भी की। ये भी याद रखना है। क्लियर है चीजें? ठीक है, अगर इससे जुड़े हुए देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना आप। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर स्थल इसके देखें तो बेटो एक बुर्ज होम है, कि कश्मीर में जगह पड़ती है। कहां पर पड़ती है जगह? कश्मीर में। ठीक है, तो बच्चों यहां से जो मिले हैं ना, देखो ये गलत लिखा हुआ है इसमें, यहां से सबसे पहले जो बुर्ज होम से मिले हैं वो गर्तावास के मिले हैं। बेटा गर्त का मतलब होता है जमीन, यानी कि अंडर, और वास का मतलब होता है निवास, यानी कि जो अंडरग्राउंड जो निवास थे उसके मिले हैं। बुर्ज होम से कैसे निवास के स्थान मिले? गड्ढे में, गड्ढे में रहने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और एक जगह चिराग है, चिरांद है, इसको एक बार आप सर्च कर लेना। वहां से हमें क्या मिला? मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है, मृद का मतलब मट्टी, मिट्टी, और भांड का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, वहां से मृद भांड मिले और हड्डियों के औजार मिले। और बच्चों एक जगह है यूपी में, कोली डहवा, ये उत्तर प्रदेश में, जहां से सर्वप्रथम धान की खेती हुई है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कोली डहवा, यहाँ से क्या मिला है? सर्वप्रथम धान की खेती। और ये दुनिया में पहली बार खेती यहीं पर की गई थी धान की। ये भी याद रखना है। और एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, जो कि जर्नल क्वेश्चन बन चुका है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि कृषि का पहला प्रमाण, यानी कि सबसे पहले कृषि करने का पहला प्रमाण कहां पर मिला है? वो मेहरगढ़ में मिला है। कहां पर मिला? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, यानी कि हमारे बेटे के घर पर मिला है मेहरगढ़, कृषि का पहला प्रमाण। इतनी बात क्लियर हुई? ये क्लियर है आपको? अगर ये समझ आ गया तो आगे लिख करके भेज दो, यस समझ आया, फिर मैं आगे चलता हूं। यस लिख करके भेज दो बच्चों अगर समझ आ गया तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अभी तक सिर्फ अगर आप समझोगे, अभी तक एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं बताया गया है। अभी तक सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन देखा है। एग्जाम में उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें से ज्यादातर कुछ नहीं पूछा जाता। जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लो। यानी कि, और वो क्वेश्चन कहां से बनते हैं? स्टोन एज से जुड़े महत्वपूर्ण भारतीय स्थल, यानी कि वो भारतीय जगह, वो इंडियन प्लेसेस जहां से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, साक्ष्य मिले कि मानव के, भाई सबसे पहले चित्र यहाँ बनाया, ये सबसे पहले खेती के साक्ष्य यहाँ से मिले। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगर आप पूरा पाषाण काल से जुड़े स्थल देखोगे तो उसमें आता है भीमबेटका। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये याद रखना। भीमबेटका, भीमबेटका क्यों याद करना है? भीमबेटका में क्या हुआ था? सबसे पहले मानव निर्मित गुफा, यानी कि ह्यूमंस द्वारा बनाई गई गुफा सबसे पहले यहीं पर मिलती है। और सबसे पहले शैल चित्र, आप देखते हो ना गुफाओं में, जैसे आल्टमीरा करके एक चित्र है, बैल का चित्र बना हुआ है, फ्रांस में मिली है वो चित्र। ठीक है, यानी कि जो चित्र बने हुए होते हैं गुफाओं में, वो सबसे पहले चित्र कहां पर मिले हैं? वो भीमबेटका, मध्य प्रदेश। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों एक स्थान आता है अतिरम पक्कम, ये याद रखना है, अतिरम पक्कम। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। और यहां पर सबसे पहले कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं।
कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं, पत्थर की कुल्हाड़ी, लेकिन सबसे पहले कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और ये याद रखना, मानव ने सबसे पहले जो यूज की थी, कोई अगर औजार यूज किया था तो वो कुल्हाड़ी का यूज किया था। याद रखना, सबसे पहले किस चीज का यूज किया था? कुल्हाड़ी का। और वो कहां से मिला? अतिरमपक्कम, तमिलनाडु। और ये आदमगढ़, आदमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश, यहां से शिल्प उपकरण मिले हैं। शिल्प उपकरण का मतलब पत्थर के औजार, ठीक है, पत्थर, स्टोन वेपन्स मिले हैं यहां से। एक बच्चों हथनोरा, ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है हथनोरा। देखो अतिरमपक्कम इंपॉर्टेंट है, हथनोरा इंपॉर्टेंट है। हथनोरा से क्या मिला है बच्चों? हथनोरा से खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, ठीक है, मानव की खोपड़ी मिली है वहां से। एक जगह लोहत नाला, उत्तर प्रदेश, यहाँ से हड्डी से निर्मित मूर्ति मिली है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते कई बार आए हैं, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में आपको देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में निकलना है ना, जीएस सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है। आप जीएस के क्वेश्चन 10 मिनट में कर सकते हो, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, जीएस में आपको रटना है, समझने से ज्यादा क्या करना है, रटना है। मैं आपको कह रहा हूँ रटना है। कुछ कहते हैं ना, कुछ टीचर कहते हैं कि रटना बुरी बात है, नहीं, रटना बहुत अच्छी बात है। अगर रटने से हमें जॉब मिल जाएगी तो रटना बहुत अच्छी बात है, रट लो। इन सारी जगहों को आप रट लेना कि कहां से क्या मिला है। फिर अगर बच्चों हम देखें बागोर, जो कि राजस्थान में है, ये बच्चों क्या है, ये सबसे बड़ा मध्यपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। और यहाँ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको याद रखना। बागोर से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले। एक शहर पड़ता है बच्चों लदनाज, जो कहां पर है? गुजरात में। और यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले उस टाइम के। ठीक है। और एक सबसे ज्यादा जो जगह पूछी जाती है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या हुआ बच्चों? कृषि के प्रथम साक्ष्य। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आप टिक आंसर कौन सा लगाओगे? मेहरगढ़, ठीक है। कच्ची ईंटों के घर, सबसे जगह मेहरगढ़ में क्या मिले? कच्ची ईंटों के घर भी मिले। आयतकार घर, आयतकार का मतलब रेक्टेंगल, इस तरीके से ऐसे घर मिले, ठीक है। और मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी बच्चों? गेहूं एवं जौ, ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई, तो आप बताओगे गेहूं और जौ। अगर इन दोनों में भी पूछे तो सबसे पहले जौ उगाई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बुर्ज होम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुर्ज होम से गर्तावास तो मिले। गर्तावास का मतलब मानव जब जमीन के अंदर रहता था, गड्ढा खोद के रहता था, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या मिला बच्चों? कब्र जो मिली है वहां पर कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया है। ये उल्टा लिखा है, कुत्ते के साथ मानव को नहीं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, ठीक है। और बच्चों एक जगह है कोलडीवा, उत्तर प्रदेश, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। यहां से क्या हुआ? सर्वप्रथम धान की खेती हुई थी। सर्वप्रथम यहाँ पर धान, धान की मतलब चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन बच्चों बनता है कि कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग क्या होता है पता है? देखो कार्बन डेटिंग से हम क्या पता करते हैं, जैसे कोई जीवाश्म मिल गया, फॉसिल कोई मिला, कोई खोपड़ी मिल गई, या फिर कोई भी मिट्टी का कोई बर्तन मिला, कोई स्टोन मिला, कोई पत्थर मिला, तो उसकी एज कितनी है, वो कितना पुराना है, वो कितना पुराना है, उसको उसका पता कैसे चलता है? उसका पता चलता है कार्बन डेटिंग के थ्रू। उसका जो पता चलता है वो किसके थ्रू पता चलता है? कार्बन डेटिंग। अगर इतना समझ आया है तो यस लिख करके भेज दो। आज की क्लास इतनी ही। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो बच्चों पूछ लो, या कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में आई है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो, अभी पूछ लो।
You have time now. Good. समझ आया दिव्या, आपको समझ आया? मैं आपको इसका देखो, इसका आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? पीडीएफ के लिए आपको डरने की बात नहीं है, पीडीएफ में दे दूंगा। देखो बच्चों, अभी आपको काम क्या करना है, देखो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जितने भी क्लास होगी उस सब का पीडीएफ आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाया करेगा। दूसरी चीज रहेगी सर लैंग्वेज कौन सी होगी, आगे आने वाले जितने पीडीएफ होंगे उसमें दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे, देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दोनों को एक साथ मिलकर ही पढ़ाना है, ठीक है? तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और कोई इशू कुछ है या कुछ सुधार? आवाज प्रॉपर आ रही थी आज? देखो बच्चों, इससे सब क्लियर हो जाएगा। देखो एक बात आप ध्यान रखो, अगर जीएस मान लो, अगर किसी एग्जाम में, एक मैं आपको चीज समझाता हूं, कोई एग्जाम है और उस एग्जाम में जीएस पूछ रहा है, जीएस में क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री पूछ रहा है, और हिस्ट्री में भी क्या पूछ रहा है, वो इंडियन हिस्ट्री पूछ रहा है। तो बच्चों उस इंडियन हिस्ट्री में सब कुछ तो आएगा, सारे इंडियन हिस्ट्री के मैं टॉपिक तो आपको करवाऊंगा। देखो मैं अभी आपको अपनी फर्स्ट स्लाइड इससे सारे एग्जाम क्लियर होंगे, सारे यूपीएससी को छोड़ के, ठीक है? रिटन वाला एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको छोड़ के बाकी सब आप इसको स्कूल लेवल पर पढ़ सकते हो। आप इसको अगर बीए या कुछ एमए कर रहे हो वहां पर आपकी हेल्प हो जाएगी। और बच्चों इसकी जो हेल्प होगी वो सभी एग्जाम में होगी, उसके लिए भी आप बेनिश्चिंत रहो। ये सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं। जब प्रैक्टिस सेट आप देखोगे, अगर प्रैक्टिस सेट आपको लगवाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, ठीक है? देखो हम इसमें जो फ्री जीएस का बैच है उसमें एक तो हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों? इंडियन हिस्ट्री, ये आपको याद रखनी है, ठीक है? और इंडियन हिस्ट्री में देखो जो टॉपिक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इससे बाहर नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है? तो आशा करता हूं बच्चों आपको आज समझ आया होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कल 2 बजे, ठीक है? बाय, टेक केयर और ध्यान रखें अपनों का भी और अपना भी, ठीक है?